तो आज जो चैप्टर है वो है ब्लीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो बेसिकली चालू कैसे होता है कि ह्यूमन जो है उसका होलोजोइग्निटेशन है। मतलब होलोजोइग्निटेशन मतलब इंजेक्शन चाहिए, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, एगेशन होगा। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन मतलब अलग जो खाना लिए उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। तो जो लोग खाना लेते हैं मतलब डाइट जो है हम लोग की, उसमें ज़्यादातर क्या लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। कार्ब्स और प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पर जो फैट है वो पहले लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। और ये जो कार्ब, प्रोटीन और फैट है ये कॉम्प्लेक्स फूड है। इन्हें सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है ताकि ब्लड में लिया जा सके। ठीक है। तो जो ब्रेक डाउन है मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड में प्रेजेंट रहते उन्हें सिंपलर फॉर्म में ही तोड़ा जाता है। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है यही होता है डाइजेशन। ठीक है। अब जो फूड है मान लेते हैं उसमें जो कार्ब्स है, फूड है उसमें कार्ब्स है। अब कार्ब्स का जो सिंपलर फॉर्म है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6। अब अल्लाह तो पता है ग्लूकोज से अल्लाह तो एनर्जी आती है, पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज दे दूंगा तो एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीडेशन के मतलब ऑक्सीजन के साथ बिना रिएक्शन के वो नहीं देता, क्या कहते हैं, एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में। अब ग्लूकोज का मैं ऑक्सीडेशन करूँ O2 के प्रेजेंट में तो H2O निकल रहा है और CO2 निकल रहा है। एक तो हमारी बॉडी में O2 का इन्फिनाइट रिजर्वायर कोई नहीं है, प्लस CO2 जो है वो हार्मफुल है, वो हमारी बॉडी में अगर लह जाएगी तो पॉइजनस हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। तो ये O2 और CO2 मतलब O2 आ रहा है और CO2 बॉडी से निकाला जा रहा है, O2 बॉडी में लिया जा रहा है और CO2 बाहर निकाला जा रहा है ना। तो किस प्रोसेस के थ्रू निकाला जा रहा है, क्योंकि ये तो गैस है दोनों। तो ये जो गैस का एक्सचेंज है यही कहलाता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी, is between the body and the environment is known as bleeding। बट जो रेस्पिरेशन है वो ब्लीडिंग से अलग है, एनसीआरटी दोनों तो सेम दिखती है पर वो अलग है। ब्लीडिंग क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, गैस का अंदर लेना, उसका उसके थ्रू कुछ मेटाबॉलिज्म करना, फिर मेटाबॉलिज्म से अगर कोई गैस बनी उसे बाहर छोड़ देना बॉडी की। ये जो है ये पूरा रेस्पिरेशन है, मतलब सिर्फ अंदर लेना बाहर लेना ब्लीडिंग, अंदर लेके बाहर लेने में और प्लस उससे कुछ काम करवाना वो कहलाता है रेस्पिरेशन। मतलब अंदर लेना बाहर लेना वाला बात तो रेस्पिरेशन में भी आता है, मतलब ब्रीदिंग जो है वो असल में रेस्पिरेशन खुद नहीं है, वो रेस्पिरेशन का एक भाग है। मतलब ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्लीडिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, पर जो अगर रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म आ जा रहा है, मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन। मतलब जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ब्लीडिंग मतलब फिजिकल प्रोसेस प्लस केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। अब ब्लीडिंग जो है ये तो एक पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। तो 5 स्टेप्स क्या है रेस्पिरेशन के। पहली बात होता है इनहलेशन ऑफ एयर। इनहलेशन ऑफ एयर मतलब सांस का अंदर लेना, या यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं एक्सलेशन ऑफ एयर, जब एयर टिश्यू से CO2 टिश्यू से आता है लंग्स तक। ठीक है। तो वहां पे CO2 बाहर जा रहा है तो एक्सलेशन ऑफ एयर या इनहलेशन ऑफ एयर जो O2 का हाल है। तो पहले हम लोग O2 से जाएंगे, O2 से पहले टिश्यू तक जाएंगे, फिर टिश्यू से CO2 बनते वापस आएंगे। ठीक है। तो 5 स्टेप्स कैसे होंगे, O2 का अंदर लेना है, इनहलेशन ऑफ एयर। फिर क्या होगा, जो एल्वियोलाई में जाते वो ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, डिफ्यूज होगा, मतलब डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल। ठीक है। अब वो ब्लड में तो आ गया, ब्लड उसे टिश्यू तक लेके जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। 3 स्टेप हुए, क्या हुए, इनहलेशन ऑफ एयर, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल, थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब टिश्यू तक पहुंच गया, अब ब्लड में है तो ब्लड से टिश्यू में जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस एट टिश्यू लेवल। ठीक है। अब टिश्यू से कुछ मेटाबॉलिज्म करेगा मतलब रेस्पिरेशन करेगा, मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा वहां पे। तो 5 स्टेप पूरे हो गए, कौन से 5 स्टेप, इनहेलेशन ऑफ एयर,
डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चौथा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, पांचवा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब अगर CO2 से आऊँ तो CO2 किस में बनेगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फिर क्या होगा, वो टिश्यू से ब्लड में आएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस है टिश्यू लेवल। तीसरा होगा उसे टिश्यू के पास वाली ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई की ब्लड स्ट्रीम में आएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होगा। फिर होगा एल्वियोलाई की ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई में जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल। फिर पांचवा क्या होगा, इनहल यानी एक्सलेशन ऑफ एयर, एल्वियोलाई से बाहर आ जाएगा नोज के होते हुए थ्रू। मतलब वही पांच स्टेप रिपीट हुए अलग अलग कलम में। मतलब लोग O2 से लेते हैं, इसीलिए पहला स्टेप इनहलेशन मानते हैं, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस मानते हैं एल्वियोलर लेवल, तीसरा लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मानते हैं, चौथा लोग मानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, पांचवा लोग मानते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, नोज आता है, फिर नोज के पीछे की कैविटी आती है नेजल कैविटी, फिर उसके नीचे की कैविटी आती है, उसके बाद वाली कैविटी बकोफेलेंस कैविटी, फिर हमारा लैरिंग्स आता है वॉइस बॉक्स, फिर हमारा ट्रैकिया आता है जो फिर मिड थोरेसिक कैविटी में जाके बट जाते हैं ब्रोंकाइटी और रेस्पिरेटरी ट्री में। ठीक है, तो पहले से चालू करते हैं, नोस या नोस्टिल। नोस या नोस्टिल मुंह के ऊपर जो रहते हैं दो, यानी दो मतलब एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग है। फिर आते हैं नेजल पैलेस, नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर। ये जो दो ओपनिंग है ये किन ये दो अलग अलग पार्ट की ओपनिंग है। तो ये नेजल फैलेंक्स यानी नेजल पैसेज बोला जाता है इन्हें, या नेजल चैम्बर। अब ये दो पार्ट है, ये एक दूसरे से बगल बगल में है, तो बीच में किससे डिवाइडेड है, नेजल सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं। अब नेजल सेप्टम किसका बना रहता है, तो थोड़ा सा बोन का और थोड़ा सा हाइलिन कार्टिलेज था, इसीलिए जो सामने की टिप है वो हल्की मूवेबल रहती है। ठीक है, अब आता है बीच में रहता क्या है नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर में एक तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिन्हें हम लोग हेयर फॉलिकल्स बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो इम्प्योर लेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और कुछ माइक्रोब्स हैं उन्हें भी पकड़ लेते हैं। दूसरा इसमें होती है कंडीशनिंग ऑफ एयर, मतलब बाहर एयर बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा लू चलते रहती, तो 45-50 डिग्री सेल्सियस की एयर रहती है, और यहाँ पे बॉडी के अंदर तो 37 चाहिए, तो वहाँ से लोअर डाउन करेगी, वरना बॉडी तो यहाँ करेगी एयर। ठंडी में अंदर यानी बाहर कम रहती है और अंदर ज़्यादा रहती है, तो ठंडी एयर भी अंदर जाएगी तो वो भी नुकसान करेगी। तो क्या होती है, जब इससे होते हुए जाती है ना एयर, तो ये एयर के टेम्परेचर को 37 तक लाने की कोशिश करती है। फिर दूसरा, मतलब कि किसी भी चीज़ की सुगंध आती है वो इसी पाथ में के कारण आती है। इसी पाथ में क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, ये क्या स्मेल को सेंस करने में मदद करता है। अब फिर इसके पीछे क्या आते हैं, ये जो चैम्बर है इसके पीछे की ओर भी दो ओपनिंग होगी, वो कहलाती है नेजल इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स, ये जो इंटरनल ओपनिंग होती हैं बिटवीन नीजर कैविटी एंड फेलिंग्स, नीजर कैविटी और फेलिंग्स के बीच की दो वो रहती हैं क्या, ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग। ठीक है, अब ये जो फेलिंग्स है ये तीन पार्ट में बता हुआ रहता है, नीजोफेलिंग्स, ऑलोफेलिंग्स, लेरिंगोफेलिंग्स। ठीक है, अब फेलिंग्स के बाद क्या आता है, लेरिंग्स। फेलिंग्स एक कैविटी है जहाँ पे बकर कैविटी भी आते जुड़ती है, तो बकोफेलिंग्स कहला जाता है। फिर ये नीचे आता है, उतरता है, और फिर ये जो है ये डिवाइड होता है दो पार्ट में। यहाँ से दो पार्ट डिवाइड होते हैं, मतलब एक पार्ट जाता है हमारे स्टमक में, एक जाता है हमारे लंग्स की तरफ। जो स्टमक की तरफ जाता है वो ईजोफेगस, और जो हमारे लंग्स की तरफ जाता है वो होता है ग्लॉटिस, यानी वो होता है विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग तो लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, और वहाँ पे प्रेजेंट रहता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब लैरिंग्स, ये कार्टिलेज का बना रहता है, और इसके ऊपर एक फैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, कार्टिलेजिनियस थिन फैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं।
अभी एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड को तलैकिया में आने से। तो फूड तो फेलिंग्स यानी उसमें जाना है, फेलिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में। गलती से फूड वेन पाइप में आ गया तो चोक भी कर जाएगा, प्लस नुकसान भी कर जाएगा, तो डेथ होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। तो उस समय तो एपिग्लोटिस सही से कवर नहीं कर पाता, तो आप बोल भी रहे हो, प्लस वो भी हो रहा है, अब निगल भी रहे हो खाने को। अब आता है लेलिंग्स। क्या है लेलिंग्स? है बेसिकली वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। इसमें वोकल कॉर्ड्स लेते हैं, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। टोटल में कितने टाइप ऑफ कार्टिलेज, मतलब 6 टाइप ऑफ कार्टिलेज लेते हैं। मतलब अगर इसके कार्टिलेज को अगर मैं कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँ, अलग अलग नाम देना चाहूँ, तो 6 नाम दे सकता हूँ। कुछ पेयर लेते हैं और कुछ अनपेयर लेते हैं। टोटल में 3 पेयर लेते हैं, 3 अनपेयर लेते हैं। बस इतना याद रखना। उसके आगे का अगर पेयर का नाम याद रखना चाहो तो आलिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये पेयर्ड है। फिर जो अनपेयर्ड हैं वो होते हैं थाइलॉइड कार्टिलेज, जो एपिग्लोटिस जो वेब लाइक स्ट्रक्चर था वो भी अनपेयर्ड है, प्लस क्लिकॉइड कार्टिलेज। ये जो 3 है ये अनपेयर्ड है। अब टोटल में 9 कार्टिलेज हैं, वो बते हुए हैं। टोटल में 9 कैसे कार्टिलेज? 6 में से 3 पेयर, तो वो 3 को डबल कर दो तो वो 6 हो जाएंगे नंबर में, और 3 अनपेयर तो ये 1 2 3, तो 6 प्लस 3 टोटल में 9 हो गए ना। अब वोकल कॉस्ट जो रहती है वो 2 प्रकार की रहती है, ट्रू वोकल कॉस्ट और फेक वोकल कॉस्ट। तो ट्रू वोकल कॉस्ट जो रहती हैं वो हेल्प करती है साउंड प्रोडक्शन में। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे कंठ से आवाज़ निकल रही है, मेरे कंठ से आवाज़ निकल रही है। ये जो आवाज़ है या ध्वनि है, यही जो है ये साउंड है। और इसी के प्रोडक्शन में कौन मदद करता है? ये ट्रू वोकल कॉर्ड। और फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या मदद करती है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ट्रू वोकल कॉर्ड्स में, क्योंकि जब ट्रू वोकल कॉर्ड्स हिलती हैं, एयर पास ऑन होता है, तो वीएल एंड टीएल ना हो जाए। ठीक है। अब आता है तलैकिया। जैसे हम लोग ग्लोटिस से घुसेंगे तो ग्लोटिस किसकी ओपनिंग है? हमारे तलैकिया की। तो ये जो तलैकिया है ये लंबा स्लेट होता है, पाइप सली का, और 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कहाँ तक जाता है? मिड थोलैसिक कैविटी। इसके ऊपर क्यों आता है? टी तलैकिया कहाँ तक जाता है? मिड थोलैसिक कैविटी। ठीक है। अब ये जो लेता है, ये लाइन करता है सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये से लाइन करता है, मतलब इसकी जो इनर लाइनिंग है वो किससे बने रहती है? सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। इसके पास म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल भी लेते हैं। अब ये म्यूकस किस काम में आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो 10 पार्टिकल है ये सब हमारे नेजल चैम्बर ही ब्लॉक कर लेगा और बाकी पार्ट बफेल इंश्योरेंस, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे भी म्यूकस सिक्रीट होते रहता है कि अंत में जो भी बचा इम्प्योरिटी वो इसमें तलैप हो जाए। ठीक है। अब इसके पास 16 से 20 जो रहते हैं वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस लिंग लेते हैं, कार्टिलेजिनियस लिंग लेते हैं। पर ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस लिंग है, ये सी शेप्ड क्यों? क्योंकि पीछे पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में ये एब्सेंट लेते हैं, मतलब ये पूरे गोल नहीं बने रहते, सी सलीके लेते हैं। और ये जो इनका सी वाला ओपनिंग है, सी में जैसे एक ओपनिंग लेता है वो उस साइड ईसोफेगस रहता है। ठीक है। अब जो ये सीलिया जो, अब इसके पास सीलिएटेड एपिथेलियम है ना, सूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है मतलब सीलिया प्रेजेंट है, ये यूनिडायरेक्शनल मोशन करते हैं। तो क्या होता है कि म्यूकस में जब 10 पार्टिकल स्लैप हो जाते हैं तो ये वो यूनिडायरेक्शनल मतलब ऊपर की ओर मूव करते कुछ दर्द तो बाहर कफ के फॉर्म में छोड़ देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं हमारे वर्टिबल कॉलम के हिसाब से बोलूँ तो मिड थोलैसिल कैविटी तक हमारा तहकिया आता है और फिर उसके बाद डिवाइड कर जाता है। तो जिस बोन के सामने से लगभग ये डिवाइड करता है वो होती है फिफ्थ थोलैसिक वर्टिब्री।
फिफ्थ थोलेसिक वर्टिब्री, टोटल में 12 थोलेसिक वर्टिब्री है। वर्टिब्री मतलब पीछे जो हमारा वर्टिबुलर कॉलम है उसकी बोन्स को वर्टिब्री बोलते हैं। तो वो फिफ्थ थोलेसिक वर्टिब्री जो है उससे उस लेवल पे ये डिवाइड कर जाता है। तो फिर क्या होता है, तलैकिया से डिवाइड किया तो प्राइमरी ब्रोंकाई बना, और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बनता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या बनता है, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई से क्या बनता है, टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर उसके बाद क्या आता है, इनिशियल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंक, यानी इनिशियल ब्रोंक, टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद आता है इनिशियल ब्रोंकियोस, फिर आता है टर्मिनल ब्रोंकियोस, फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, फिर आता है एल्वियोलर डक्ट, फिर होता है एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है यही तो मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज का। ये जो हमारा एल्वियोलाई है यही तो मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज का। एल्वियोलाई जो है यही मेन साइट है हमारे गैसियस एक्सचेंज का। अब अगर मैं उसकी बात करूँ तो लाइकियाई से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ये जो बात है ये कहलाते हैं ब्रोंकियोल्स टली। ये क्या कहलाते हैं, ब्रोंकियोल्स टली। ठीक है, और फिर इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है या एल्वियोलर डक्ट है या जियो एल्वियोलाई है, ये कहलाते हैं रेस्पिरेटरी टली। ये क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी टली। अब ये जो हमारा वो है ब्रोंकियोल टली, ये जो रहता है ये कंडक्टिंग पार्ट बनाता है ऊपर के पूरे पार्ट से मिला के, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है ये कंडक्टिंग पार्ट है। और फिर उसके बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी टली है वो हमारा एक्सचेंज पार्ट है। ठीक है, पर अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो लंग्स के लिए कहाँ से चालू होगा, तलैकिया से ले सकते हैं, वैसे तलैकिया लंग्स में नहीं आता, पर तलैकिया से ले सकते हैं, तलैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल से ले तक कंडक्टिंग जोन रहता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेते हैं एल्वियोलाई तक क्या रहता है, एक्सचेंज जोन रहता है। ठीक है, अब जो हमारा यानी वो है कौन, ब्रोंकियोल टली, मतलब कंडक्टिंग जोन, यहाँ कार्टिलेजिनस लिंक प्रेजेंट होता है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है यानी रेस्पिरेटरी टली है मतलब एक्सचेंज जोन, यहाँ पे कार्टिलेजिनस लिंक प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ से एक्सचेंज जोन नहीं है यार। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि कंडक्टिंग जोन से बिल्कुल भी एयर एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आता है लंग्स। लंग्स का बेसिकली स्ट्रक्चर तो पता है। अब अगर मैं उसका काटूँ, अगर अगर मैं लंग्स को देखूं और उसे वह एक सेक्शन में काटूं तो मुझे दिखेगा कि जो लंग्स हैं उसकी दो लेयर्स हैं, मतलब उसकी दो लेयर्स है, प्लूरल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। एक होती है आउटर, एक होती है इनर। तो आउटर क्या होगी, पेलाइटल, और इनर क्या होगी, विस्लर। और दोनों के बीच में फ्रिक्शन से बचाने के लिए क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह भी काम करता है। फिर अगर मैं एक पिक्चर देखूं तो उसमें मुझे दिखेगा हाथ जो है उसके कारण जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें कार्डियक नॉच है, मतलब छोटा सा पार्ट है जो दबा हुआ है अंदर। अब कार्डियक नॉच को मीडियस्टिनम भी बोलते हैं, मीडिया स्टीनम भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। अब अगर मैं उसकी बात करूँ किसकी, लेफ्ट लंग की, तो वहाँ पे कार्डियक नॉच होने के नाम से उसका एरिया वैसे ही कम है, यानी उसका साइज लाइट लंग से। तो लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं और उन्हें डिवाइड कौन करता है, ऑब्लिक फीजर। फिर लाइट लंग की बात कर लूँ तो वहाँ पे तीन लोब है और तीनों को डिवाइड कौन कर रहा है, ऊपर के दो को डिवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फीजर, फिर नीचे के दो नीचे जो है उसमें दो को डिवाइड कौन कर रहा है, ऑब्लिक फीजर। ठीक है, अब आता है थोलेसिक केज। जो हमारा ये चेस्ट वाला एरिया है ये कहलाता है थोलेसिक केज। ऐसा केज जो थोलेसिक कैविटी को कंटेन करता है वो कहलाता है थोलेसिक केज। अब एक क्वेश्चन आता है कि थोलेसिक केज बना किससे होता है, तो सामने यानी जो हमारा वो है सामने लेफ्ट, जो हमारा सामने जो है, अगर मैं सामने से देखूँ मतलब वेंट्रली, वेंट्रली किससे बना रहता है, स्टर्नम। पीछे से किससे बना रहता है, मतलब डॉर्सली वर्टिबुलर कॉलम। साइड साइड से किससे बना रहता है, लेटरली जिसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट से। ठीक है,
और नीचे कौन लेता है हमारा डायफ्रागम, मतलब डाउनवर्ड कौन लेता है, डायफ्रागम। तो वेंट्रली किससे बना लेता है, स्टर्नम। डॉर्सली किससे बना लेता है, वर्टिब्रल कॉलम। लैटरली किससे बना लेता है, लिप्स से। और डाउनवर्ड में किससे बना लेता है, डायफ्रागम से। अब आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की बात करते हैं तो ये जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। यहाँ पे मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ से क्या होता है, मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है कि बाहर से O2 आता है और यहाँ एल्वियोलाई तक आता है लंग्स के, और फिर आता है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और फिर CO2 ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाइज में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। दोनों लंग्स को मिला के करीब करीब कितने तो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, 300 मिलियन। 300 मिलियन एल्वियोलाई करीब करीब प्रेजेंट होते हैं, मतलब 30 करोड़ एल्वियोलाई करीब करीब प्रेजेंट होते हैं। अगर 300 मिलियन याद आ रहा तो 30 करोड़ याद रख लो, 30 करोड़ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसा तो नहीं थी एल्वियोलाई किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, छेदे बस होंगे। एल्वियोलाई सेल्स का बना होगा, तो कि पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है। ब्लड स्ट्रीम की भी बाउंड्री सेल की बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली डिफ्यूजन हो रहा है O2 का एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में और CO2 का ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का कंसेप्ट आ जा रहा है। अब एल्वियोलाई की वॉल और ब्लड स्ट्रीम की वॉल के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, और जो हमारा वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब एल्वियोलाई में अगर और जानना चाहे तो दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 के करीब करीब 95% लेते हैं और इसका मेन काम रहता है गैसियस एक्सचेंज में। दूसरा जो रहता है टाइप 2 वो रहता है ग्लैन्युलर सेल। ये क्या सिक्रीट करता है, ये लेसिथिन सिक्रीट करता है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं कि लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। ये क्या करता है, जो एल्वियोलाई का जो एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो कई बार क्या होता है, सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से, मतलब बहुत ज़्यादा उसका फूल जाने से एल्वियोलाई के वो फूट सकता है। तो एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा फूल ना पाए उसके लिए ये लेसिथिन मदद करता है। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा फूलने से बचाता है। अब नीचे की ओर देखें तो नीचे जो है, मैं बोला जो हमारा थोलैसिक केज है डाउनवर्ड से किससे बना रहता है, डायफ्रागम से। डायफ्रागम बेसिकली डोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है और ये एक मस्कुलर सेप्टम है। किसका बना रहता है, लीडियल मसल का बना रहता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और रिलैक्सेशन भी हो रहा है। जो इसका रिलैक्स जो स्ट्रक्चर है वो डोम शेप है, और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ स्ट्रक्चर है वो फ्लैट शेप होता है। ठीक है, अब बॉडी को ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, थोलैसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आता है लिप्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल रहता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं ये लिप्स के प्रेजेंट में लिप्स के बीच में रहते हैं और ब्लीडिंग में मदद करते हैं। अब लिप्स की बात करें तो लिप्स में टोटल कितनी लिप्स हैं, 12 लिप्स हैं। उनमें से 7 ट्रू लिप्स हैं, 8 फॉल है, और दो जो है वो दो हैंगिंग लिप्स है, दो हैंगिंग लिप्स है। और जितनी भी लिप्स हैं वो सब थोलैसिक वर्टिब्रली से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और जो स्टर्नम है उसे और क्या बोलते हैं, ब्लेस्ट बोन बोलते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्लीडिंग आता है एक टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से। बेसिकली दो स्टेज होते हैं, एक होता है गैस का अंदर लेना, एक होता है एयर का बाहर छोड़ना। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नॉर्मली दो ही इसमें यूज होती है मसल्स, डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब फोर्सफुल करना रहेगा तब अंदर की यूज होती है इनर। ठीक है,
अब अब एक कंसेप्ट याद रखना है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर बढ़ती है। दूसरा याद रखना है बॉयल्स लॉ, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रेशर है वो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब यहाँ पे डाउट आता है कि बॉयल्स लॉ क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ बोला कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर जनरली कांस्टेंट ही बना रहता है अगर कोई बुखार उखार नहीं है। और वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी का नॉर्मली रहता है वो क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होगा? इनहेलेशन बेसिकली एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें मसल्स एक्टिवली एक्टिव यानी मसल्स अपना काम कर रही है, मतलब एटीपी कंज्यूम कर रही है। ये करीब करीब 2 सेकेंड के लिए होता है। और इसमें क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते फ्लैट शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। जो लिप्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनके कॉन्ट्रैक्शन के नाम से क्या होता है? लिप्स जो रहते हैं वो पोस्ट एंटी यानी पोस्टीरियो एंटीरियरली मूव करते हैं और थोड़ा सा राइस अप हो जाते हैं। पोस्टीरियो एंटीरियरली मतलब पीछे से आगे की ओर तब मूव करते हैं और ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो जो हमारा लिप केज है वो हल्का हल्का सामने और हल्का ऊपर उठता है एक ही बार में। ठीक है। तो डायफ्राम नीचे हो गया, हमारा लिप्स आगे और हल्का ऊपर उठता है, मतलब ऐसा होता है कुछ ऐसा। तो ये जो एरिया इंक्रीज हुआ यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसके कारण अंदर जो जो हमारा थोलैसिक कैविटी का जो वो है वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाता है। थोलैसिक कैविटी की बहुत ज़्यादा सील पैक रहती है। तो जो मतलब जो भी चेंज आएगा थोलैसिक कैविटी के वॉल्यूम में वो लंग्स के चेंज में दिखेगा परफेक्टली। ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइनें थी। थोलैसिक कैविटी इस तरह से डिजाइन रहती है कि अगर थोलैसिक वॉल्यूम में कोई भी चेंज आएगा वो लंग्स में दिखेगा। तो जैसी थोलैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है वैसी लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब लंग्स के अंदर का इंटरला पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो बाहर तो प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर एयर आ जाती है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? इंटरपल्मोनरी प्रेशर बिकम्स नेगेटिव मतलब वो ऐसा तो नहीं माइनस में चल दे रहा है, वो बाहर के कंपैरिजन में अंदर कम हो गया है, बस ये वो बोलना चाहती है। नेगेटिव मतलब एक्चुअल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ जाना, बाहर के कंपैरिजन में अंदर कम हो जाना। अब होता है एक्सिलेशन। एक्सिलेशन में क्या होता है? जो लिप्स की जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करती है? रिलैक्स करती है, तो लिप्स पीछे की ओर और अंदर की ओर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। अब मसल्स रिलैक्स कर रही है तो ये कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है। जैसे डायफ्राम भी मसल्स का बना हुआ है तो वो फ्लैट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो रिलैक्स हुआ, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आए। तो वो रिलैक्स होने में कोई एटीपी का काम नहीं है, इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस ना होते पैसिव प्रोसेस होता है। ये करीब करीब 3 मिनट का होता है और इसमें मसल क्या होती है? रिलैक्स होती है। तो थोलैसिक की कैविटी की वॉल्यूम जो है थोलैसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज करती है तो लंग की भी इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करती है। इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम जो रहती है वो डिक्रीज करती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर कम। तो अंदर से बाहर की ओर जो वो रहता है एयर वो लेवल कर जाती है। अब इसके बाद कुछ डेटा आते हैं कि एल्डी ह्यूमन करीब करीब 12 से 16 मिनट 16 टाइम्स ब्लीड करता है 1 मिनट में, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों जुड़ा हुआ है। एक ब्लीड में करीब करीब 500 ml ब्लीड यानी एयर ले लेता है। तो 12 से 16 ब्लीड मतलब 1 मिनट में करीब 6,000 से 8,000 ml एयर वो ले लेता है। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्लीडिंग जो रहती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्लीडिंग कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब कैन बी उसका अनुमान लगाया जा सकता है एक मशीन के थ्रू जिसे लोग बोलते हैं स्पाइलोमीटर। ये हमारे क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ लंग्स में काम आती है, मतलब जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं उसमें लंग्स के प्रॉपर फंक्शनिंग को वो देखने में काम आती है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है पल्मोनरी वॉल्यूम या पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम होता है मतलब लंग्स के रिलेटेड वॉल्यूम, लंग्स से रिलेटेड जो वॉल्यूम है, मतलब
उसमें बेसिकली 4 वॉल्यूम्स हैं। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी मतलब इंस्पिरेटली लेजर वॉल्यूम, तीसरा आता है ईआरवी एस्पाइरेटली लेजर वॉल्यूम, तो चौथा आता है रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे हम लोग आरवी बोलते हैं। तो 4 है, टाइडल वॉल्यूम मतलब टीवी, इंस्पायरेटली लेजर वॉल्यूम आईआरवी, तीसरा जो है ईआरवी मतलब एक्सपायरेटली लेजर वॉल्यूम, चौथा जो है वो आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। अब टीवी जो है मतलब टाइडल वॉल्यूम, ये है अमाउंट ऑफ एयर जो इंस्पायर करता है या एक्सपायर करता है नॉर्मल डिलीवरी। मतलब मैं अभी नॉर्मली सांस ले रहा हूँ, तो या जनरली हम लोग तो पता नहीं चलता, हम लोग सांस लेते लेते मतलब नॉर्मली जो हम लोग सांस लेते लेते हैं उस समय जो हम लोग ब्रीथ करते हैं वॉल्यूम, वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ये करीब करीब 500 ml लेता है, ये करीब करीब 500 ml लेता है। तो जो मैंने डेटा दिया था 6000 से 8000 ml जो हम लोग पर मिनट ब्लीड कर जाते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम के, टाइडल वॉल्यूम पर मिनट कितना लेता है 6000 से 8000। ठीक है। अब आता है आईआरवी मतलब इंस्पायरेटली रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है कि अंदर में एक नॉर्मल ब्रीथ लिया, फिर उसके बाद मेरे अंदर जैसे हम लोग व्यायाम करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं लंबी सांस खींचिए। तो ये मतलब कि हम लोग नॉर्मली जो लेते हैं उससे ज़्यादा और खींच सकते हैं। तो नॉर्मल लेने के बाद जो और खींचा जा सकता है वो कहलाता है हमारा इंस्पायरेटली रिजर्व वॉल्यूम मतलब द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर ओवर टाइडल वॉल्यूम इस आईआरवी मतलब इंस्पायरेटली रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू है वो 250 मतलब 250 यानी 250 नहीं 2500 मतलब 2500 से लेके 3000 ml लेती है। अब जो ईआरवी है जो हमारी एक्सपायरेटली रिजर्व वॉल्यूम है, मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि सांस नॉर्मली छोड़ते रहते हैं, कई बार व्यायाम में ही बोलते हैं कि लंबी सांस छोड़ी, तो क्या होता है हम लोग छोड़ते हैं और फिर और ऐसे करते हैं और छोड़ जाते हैं। तो ये जो लंबी सांस छोड़ना है मतलब कि हम लोग नॉर्मली छोड़ रहे हैं सांस, उससे ज़्यादा छोड़ सकते हैं सांस को। मतलब द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, मतलब टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद और कितनी एक्सपायर कर सकते हैं, अंदर से बाहर निकाल सकते हैं हवा, वो होती है ईआरवी मतलब 1000 से 1100 मतलब करीब करीब 1000 टू 1100 ml। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो ईआरवी है वो कम है किससे, आईआरवी से, आधे से भी कम है। आईआरवी क्या था 2500 से 3000 ml, जो हमारा ईआरवी है वो कितना है 1000 से 1100 ml। ठीक है, आधे से भी कम है। अब आता है टाइडल यानी लेजर वॉल्यूम, लेजर वॉल्यूम नहीं रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी। ये वो वॉल्यूम है जो पॉसिबली एक्सपायर करने के बाद भी लंग्स में बच जाता है, क्योंकि लंग्स में हम लोग पूरी हवा बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि कोलैप्स कर जाएगा लंग्स। अंदर हवा इतनी रहनी चाहिए कि प्रेशर मेंटेन हो पाए, वरना अंदर के जो ब्लड वेसल्स है और आसपास का जो इलाका है अंदर का ही तो ऐसे कैविटी का, उससे जो प्रेशर आता है उसके कारण जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उसे कोलैप्स से बचाने के लिए जो अंदर बच जाती है हवा फोर्सबली एक्सपायरेशन करने के बाद भी, वो कहलाती है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितनी लेती है 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml। मतलब जो हमारा एक्सपायरेटली रिजर्व वॉल्यूम है वो करीब करीब बराबर है या कम है किससे, रेसिडुअल वॉल्यूम से। अब आती है कैपेसिटी। अलग अलग वॉल्यूम को ऐड करने से, अलग अलग वॉल्यूम को ऐड करने से टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटली रिजर्व वॉल्यूम ये सब वॉल्यूम तो अलग अलग तरीके से ऐड करने से हमारे पास कैपेसिटी आ जाती है। अब होती है आईसी मतलब इंस्पायरेटली कैपेसिटी, टोटल में कितनी वॉल्यूम हम लोग अंदर ले सकते हैं। तो टोटल में कितनी वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं, एक तो नॉर्मली इंस्पायर करेंगे और एक करेंगे फोर्सबली इंस्पायर। एक तो करेंगे हम लोग नॉर्मली इंस्पायर मतलब टाइडल वॉल्यूम, और एक करेंगे फोर्सिबली इंस्पायर मतलब टीवी प्लस आईआरवी।
टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका जो वो है वो 3000 से 3500, मतलब 3000 से 3500, मतलब 3000 से 3500 ml इसका वो लेता है क्या, वैल्यू। अब अगर मैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ, मतलब टोटल में कितनी एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब बाहर छोड़ सकते हैं। तो एक नॉर्मली छोड़ेंगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक होगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब टीवी प्लस यानी टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी। अगर मैं टीवी और ईआरवी की वैल्यू को ऐड करूँ तो जो ईसी है, मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसकी जो वैल्यू है वो करीब करीब 1500 से 1600 ml होगी। तीसरा आता है वाइटर कैपेसिटी। ये वो वॉल्यूम है एयर की जो लंग से अंदर बाहर हो सकती है। तो कितनी टोटल में अंदर बाहर हो सकती है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन, एक होती है ई आर वी, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और एक होती है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब फोर्सफुली कितनी दी जा सकती है प्लस कितनी नॉर्मली ली या दी जा सकती है। तो टोटल में ऐड करूँ तो इसका जो वाइटर कैपेसिटी है वो होती है 4000 से 4600 ml, मतलब 4000 से 4600 ml इसका रहता है। अब आता है एफ आर सी, मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो इतनी हवा लंग्स में होनी ही है कि वो काम कर पाए। तो ये जो हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद हम लोग तो थोड़ी सी हवा अंदर लेनी पड़ती है ताकि हम लोग नॉर्मली सांस ले पाए, नॉर्मली बोल पाए या कुछ कर पाए। तो ये जो ई आर वी है प्लस आर वी हमारी बना देती है एफ आर सी, मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एफ आर सी मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो एफ आर सी की जो वैल्यू है वो होती है 2100 से लेके 2300 ml, मतलब 2100 टू 2300 ml। अब आती है पांचवी और आखिरी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग्स में कितनी एयर की कैपेसिटी है अंदर बाहर सब मिला के। तो इसमें क्या क्या ऐड होगा, टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5100 से लेके 5800, मतलब 5100 से लेके 5800, मतलब 5100 से 5800 ml जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बेसिकली बात, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली होता क्या है। प्रेशर के आधार पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस ट्रेवल करती है। तो अगर कहीं पे PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है और कहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, तो वहाँ पे O2 ट्रेवल कर जाएगा, और कहीं पे CO2 मतलब PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है और कहीं पे PCO2 कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर CO2 ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है। इसी के कारण डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं O2 की बात कर लूँ तो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है वो एटमॉस्फेयर में 159 mmHg रहता है। यूनिट mmHg है तो मैं उसे अभी नहीं बोलूंगा, अभी मैं सिर्फ वैल्यू बोलूंगा। तो PO2 बाहर क्या रहता है 159, अंदर एल्वियोलाई में क्या रहता है 104। जो एल्वियोलाई के पास जो ब्लड स्ट्रीम रहती है उसमें क्या रहता है 40। फिर जब एल्वियोलाई से वो एयर लेती है तो ऑक्सीजन और ले ली, मतलब बढ़ जाएगा, तो PO2 क्या हो जाता है फिर 95। अब ये 95 वाला ही टिश्यू तक जाता है। टिश्यू में कितना रहता है, फिर से टिश्यू में 40 रहता है। तो टिश्यू में 40 रहता है तो क्या होगा, बाहर ब्लड वेसल से किस में आ जाएगी, टिश्यू में। अब टिश्यू में आ गई तो ब्लड वेसल में तो कम हो जाएगा, तो ये ब्लड वेसल फिर से क्या बन जाएगी 40 वाली, और किधर चल देगी एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे टोटल में कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, चार टोटल में वैल्यूज मिल रहे हैं PO2 के, 159, 104 मतलब 104, एक होता है 95, एक होता है 40 मतलब 40। ठीक है। तो 159 क्या है बाहर, वो 104 किधर है एल्वियोलाई में, 40 किधर है जो बताते थे यानी 40 किधर है उस ब्लड वेसल में जो टिश्यू से आ रही है, 95 किधर है जो उस ब्लड वेसल में जो एल्वियोलाई से टिश्यू में जा रही है, और फिर से 40 किधर है
हमारे टिश्यूज में, ठीक है। अब आता है CO2 की बात करूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाहर क्या है 0.3, इसकी भी यूनिट क्या लेगी mmHg, मतलब बाहर प्रेशर कम है। तो और एल्वियोलाई में कितना है PCO2 40, मतलब अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो अंदर से बाहर आएगा, ये बात पता चली। अब फिर अगर मैं ब्लड वेसल में देखूँ जो टिश्यू के तरफ से आ रही है तो वहाँ पे रहता है करीब करीब 45, वहाँ पे करीब करीब कितना रहता है 45। अब ये 45 में क्या होगा, 45 से क्या होगा, एल्वियोलाई में 40 है तो 45 से 40 की ओर जाएगा, मतलब CO2 ब्लड वेसल्स में कम हो जाएगा, तो जो एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ जाएगी उसमें CO2 कम होगा तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, तो 40 होगा वहाँ पे पार्शियल प्रेशर। फिर टिश्यू में कितना लेता है, टिश्यू में फिर से 45 लेते हैं, तो जब ये टिश्यू के पास पहुंचती है तो टिश्यू से CO2 ले लेती है, तो टिश्यू में 45 मतलब 45 और ब्लड वेसल में 40 मतलब 40, तो ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होगा, तो वापस से जैसे ही इसमें CO2 आता है तो इसमें वापस से कितनी हो जाती है 45 मतलब 45, और ये 45 वाला एल्वियोलाई तक जाता है जहाँ पे 40 लेता है और एल्वियोलाई से बाहर निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है। यहाँ पे टोटल में 3 वैल्यू मिली है, 0.3 मतलब 2.3 यानी 0.3 0.3, फिर आती है 40 40, अब आती है 45 45, 3 वैल्यू मिली है। तो 0.3 किधर है एटमॉस्फेयर, 40 किधर है एल्वियोलाई, फिर 45 किधर है जो ब्लड वेसल कहाँ से आई है टिश्यू से एल्वियोलाई में। अब 45 इधर है तो वो 45 से किधर जाएगी 40 की तरफ एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से बाहर फिर एल्वियोलाई में ये दे दी तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा फिर 40 हो जाएगा, और ये किधर चल देगी टिश्यू तक, एल्वियोलाई से टिश्यू तक, ठीक है। तो ये 40 लेके जा रही है प्रेशर, तो अंदर टिश्यू में कितना है 45, तो वो ज़्यादा है तो टिश्यू से ब्लड वेसल की तरफ आएगा, जो फिर से 40 को क्या बना देगा 45, और ये ब्लड वेसल वापस किधर चल देगी एल्वियोलाई में, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने समझ लिया कि चेंज कैसे हो रहा है अलग अलग लेवल पे, या चेंज कैसे हो रहा है पास या पैसे, पर अब ये समझना है कि ऐसा तो नहीं कि O2 बस बैठते आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, या CO2 किस फॉर्म में आएगा, ब्लड में किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, वो आता है टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो मेन मीडिया में ट्रांसपोर्ट था। अब ब्लड में क्या लेता है प्लाज्मा लेता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स लेते हैं, बेसिकली प्लाज्मा लेता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स लेते हैं, क्या लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा लेता है या आरबीसी लेते हैं। आरबीसी कितने लेते हैं 97%, और जो हमारा प्लाज्मा लेता है मतलब इसी में हमारे प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी ये सब आ जाते हैं, ये करीब करीब 3% रहता है, ठीक है। अब यही से मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में, तो प्लाज्मा में कौन कौन मदद यानी ब्लड में कौन कौन मदद करते हैं प्लाज्मा और आरबीसी, यही से मदद करते हैं O2 के ट्रांसपोर्ट में। तो क्या होता है O2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में करीब करीब कितना परसेंट मिलके होता है 3%, और आरबीसी में कितना परसेंट करीब करीब मिलके होता है 97%। अब हीमोग्लोबिन जो रहता है आरबीसी में, ये कारण है 97% आरबीसी में जाने का O2 का, ठीक है। जो 97% O2 का ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसी का से होने का कारण क्या है, ये हीमोग्लोबिन, ये जो रहता है हीमोग्लोबिन, ये करीब करीब इसका हीम पात से समझ में आता है, आयरन ग्लोबिन से समझ में आता है प्रोटीन। तो जो ये हीमोग्लोबिन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना रहता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। जो पल O2 जो है वो सिर्फ आयरन वाले पार्ट से वो करती है जुड़ती है, आयरन वाले भाग से जुड़ती है। एक चेन में 2 आयरन वाले यानी एक चेन में एक आयरन वाला भाग रहता है, तो एक अल्फा पे एक अल्फा पे एक, टोटल में 2 अल्फा से 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े। फिर आता है एक बीटा से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर एक बीटा से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मतलब 2 बीटा से करीब करीब कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े
2, तो टोटल में कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4। ठीक है। अब वैलेंसी, अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो आयरन है वो Fe2+ के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो क्या जब ऑक्सीजन उससे जुड़ जाता है तो उसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है? नहीं, उसकी वैलेंसी चेंज नहीं होती, उसकी वैलेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे फोल एच बी फोल जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे फोल रिप्रेजेंट करता है फोल आइलैंड 2+। तो जब इसमें एक ऑक्सीजन आते जुड़ता है, एक ऑक्सीजन द मॉलिक्यूल O2, तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है Hb4O2। फिर दूसरा आते जुड़ता है तो 50% तो होता है करीब करीब कंप्लीट। तो 4 जुड़ने थे, उसमें से जो यानी 2 जुड़ गए, जो जुड़ गए बोल रहा था, 2 जुड़ गए, मतलब 25 फिर 50% हुआ। फिर तीसरा जब आते जुड़ता है तो 45% हो जाता है। यहाँ पे करीब करीब सेचुरेट होने ही वाला रहता है। थोड़ा सा और जो जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रहता है तब जाते 100% होता है, मतलब चौथा आते जुड़ता है। ठीक है। तो 4 सीट फुल हो गई, एच बी में जो थी, मतलब 100% सेचुरेशन होगा, मतलब एक हीमोग्लोबिन करीब करीब कितना कैरी कर रहा है? 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है एक हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेके जा पाता है? 1.34 ml ऑफ O2। तो करीब करीब 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ले जाएगा? 15 × 1.34 ml ऑफ O2, मतलब करीब करीब 20 ml ऑफ O2 ये ले जाएगा। मतलब पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना जाएगा? 20 ml ऑफ O2। तो 100 में से 20 ml कौन जा रहा है? O2। ठीक है। अब इस 20 ml में से सिर्फ कितने ml यूज होते हैं? 5 ml ही टिश्यू को मिलते हैं। मतलब कि जो 5 ml है वही सिर्फ टिश्यू से यूज होते हैं। ठीक है। मतलब करीब करीब 25% जो O2 आता है, यानी जो चाहते थे 100% O2 आ रहे हैं, टोटल में जितना O2 आ रहा है उससे सिर्फ 25% O2 ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में के लिए काम आते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में काम आते हैं। नॉर्मली अगर कोई बीमारी है तब O2 ज़्यादा लेगा। ठीक है। अब इसी के बाद एक कंसेप्ट दिया रहता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये बता देते एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों दिखा देता है। क्या होता है कि जब एच बी ओ टू बनता है, Hb+O2 के जुड़ने से HbO2 बनता है, तो वो एसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन क्या होता है? HbO2 का Hb और O2 में जुड़ना। तो एसोसिएशन का होगा एल्वियोलर लेवल पे, डिसोसिएशन क्या होगा? टिश्यू के लेवल पे। ठीक है। टिश्यू के लेवल पे मतलब टिश्यू के पास वाली ब्लड स्ट्रीम में, और जो एल्वियोलर लेवल पे मतलब एल्वियोलाई के पास वाली ब्लड स्ट्रीम में होगा। अब बता देते हैं जो हमारा HbO2 है उसे फेवर कौन करता है? हाई प्रेशर ऑफ PO2, हाई प्रेशर ऑफ PO2 प्लस हाई पीएच वैल्यू। हाई पीएच वैल्यू मतलब लो H+ कंसंट्रेशन, प्लस जो बता देते हैं लो CO2, लो टेम्परेचर, और टूथली BPG भी कम होना, टूथली BPG का ये भी फेवर करता है। तो होता में 6 चीजें फेवर कर रही हैं। करीब करीब हाई कौन? ऑक्सीजन द प्रेशर मतलब PO2, हाई पीएच, लो कौन? लो H+ कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर, और लो कंसंट्रेशन ऑफ टूथली BPG मतलब बिस फॉस्फोग्लिसरेट, या DPG बोल सकते हैं, डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। अब डिसोसिएशन टू इसी के सब उल्टे करेंगे, मतलब लो PO2 का लेवल डिसोसिएशन फेवर करेगा, लो पीएच वैल्यू किसे फेवर करेगी? डिसोसिएशन। तो हाई H+ कंसंट्रेशन किसे फेवर करेगी? हमारे डिसोसिएशन। तो हाई CO2 किसे फेवर करेगी? डिसोसिएशन। तो हाई CO2 क्यों फेवर कर रही है? तो CO2 की जो एफिनिटी है जुड़ने की
उसके साथ किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। अब हाई टेम्परेचर भी किसे फेवर करेगा, डिसोसिएशन। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ टूथली बीपीजी भी किसे फेवर करेगा, डिसोसिएशन। तो इसमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है, इसमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है, ठीक है। तो वो देख लेना। अब ये याद रखना है कि जब लाइट शिफ्ट होगा उस सिग्मॉइड कर्व का मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब अगर टिश्यू के लेवल पे दिखाना है तो लाइट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर एल्वियोलर लेवल पे दिखाना है तो एसोसिएशन होगा, मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। बस ये याद रखना है, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 तीन तरीके से होता है, ये भी प्लाज्मा और आरबीसी से होता है, प्लस ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है। करीब करीब प्लाज्मा से 7%, ऑक्सीजन कितना हो रहा है तो 3%, आरबीसी से ये करीब करीब 20 से 25% होता है। एवरेज में कैलकुलेशन में 23% ले सकते हैं, पर ऑक्सीजन कितना हो रहा था 97%। फिर अगर मैं बाई कार्बोनेट फॉर्म में बात करूँ तो बाई कार्बोनेट फॉर्म में करीब करीब कितना ट्रांसफर हो रहा है, करीब करीब 70% बाई कार्बोनेट फॉर्म में ही ट्रांसफर हो रहा है। जो ब्लड है वो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। अब एच बी में ग्लोबिन वाला पार्ट है, यहाँ पे ग्लोबिन वाला पार्ट बाइंड करेगा किससे, CO2 से। वहाँ पे हीम मतलब आयरन वाला पार्ट बाइंड कर रहा था, यहाँ पे जो ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट है वो बाइंड करेगा। 4 CO2 एक हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं। तो क्या होता है कि जब टिश्यू से उसमें आता है ब्लड स्ट्रीम में, तो 7% तो प्लाज्मा में हो गया। अब 25% करीब करीब एचबी से बाइंड करते HbCO2 4 बना लेते हैं, कार्बिनो अमीनो ग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और HBO2 तो क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसकी हाईएस्ट एफिनिटी है HB के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, वो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बनाता है, CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब CO2 25% इधर कर लिया, 7% उधर कर लिया, 2-3% ऊपर नीचे होगा। और जो हमारा वो है कौन, 70% जो CO2 है वो किस में, वो भी आरबीसी में आएगा, पर वो बाय कार्बोनेटेड फॉर्म में बाइंड करेगा। कैसे, CO2 H2O के साथ मिलेगा, क्या बना लेगा, H2CO3, H2CO3 बना लेगा। वो टूट जाएगा, किस में बन जाएगा, HCO3 प्लस H प्लस, HCO3 प्लस H प्लस, इस फॉर्म में टूट जाएगा। अब ये H2CO3 और HCO3 का बनना दोनों किस एंजाइम के अंदर होते हैं, कार्बो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के अंदर होते हैं, मतलब ये हाई अमाउंट में आरबीसी में प्रेजेंट होगा। अब ये H प्लस क्या करता है, ये H प्लस क्या करता है, HB के साथ जुड़ जाता है, HB के साथ जुड़ जाता है, HB के साथ जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। अब ये क्लोराइड कहाँ से आया, ये ब्लड स्ट्रीम में NaCl प्रेजेंट होता है, बता देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में NaCl प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जब हमारा HCO3 जो ब्लड में बना H2CO3 से, ये जो HCO3 माइनस है ये जब बाहर आता है, तो ये NaCl जो आयन के फॉर्म में है उसमें से Na के साथ जोड़ के NaHCO3 बना लेता है, NaHCO3। अब ये जो NaHCO3 है इसे बोलते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो अब क्लोराइड जो ब्लड स्ट्रीम है वो किधर जाने लगता है, तो आयन को बैलेंस करने थे, अंदर से नेगेटिव आयन बाहर आया आरबीसी पे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, वो पोलराइज ना हो जाए, इसीलिए जो यहाँ पे Cl आयन है वो अंदर की ओर भागने लगता है। तो ये जो कहलाता है अंदर की ओर भागना, क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, प्लाज्मा से आरबीसी में जाना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। और वहाँ पे क्लोराइड की प्रेजेंट में H जो हमारा H प्लस है, जो H2CO3 माइनस H2CO3 से आया, वो क्या बना लेता है, HB के साथ HBH, जिसे लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये बफर सॉल्यूशन बनाने में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड में बफर सॉल्यूशन की स्टेट बनाता है। अब क्या होता है
ये तो टिश्यू लेवल पे हुआ, पर एल्वियोलाई के लेवल पे क्या होगा? अब ये जो सी एल, अब जो हमारा एन जो सी एल है वो क्या करेगा, ब्लड पहले तो वो जो 7% है प्लाज्मा था वो बाहर निकल जाएगा, जो आरबीसी में एच बी यानी हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एच बी सी ओ टू जो बना हुआ है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वो बाहर निकल जाएगा। जो मेन प्रोसेस आता है वो आता है बाई कार्बोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट वाले। तो जो सी एल अंदर आया है वो बाहर की ओर जाएगा वापस से आरबीसी से, तो इसे बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये किधर होगा? एल्वियोलर लेवल पे बाहर जाएगा, तो NaCO3 में जो Na है वो Cl के साथ हल्का सा बॉन्ड बना लेगा, NaCl आयनिक बॉन्ड चलेगा, पर बहुत वीक रहेगा, तो प्लाज्मा में प्रेजेंट है ये सब तो। ठीक है, तो जो अब इससे NaCO3 से HCO3 माइनस निकला, ये वापस से किधर चल देगा? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में चल देगा। अब ब्लड स्ट्रीम में चल देगा तो जो एच बी एस है वो क्या करेगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है, हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है ये Hb+H+ में टूट जाएगा। अब H+ और HCO3- जो है ये मिलके क्या बना देंगे? H2CO3-, H2CO3-, किससे प्रेजेंट में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये H2CO3 है, ये वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में किस में टूट जाएगा? H2O+CO2। अब ये CO2 बाहर चल देगा, ठीक है। अब ये टिश्यू से यहाँ पे एल्वियोलर लेवल पे जस्ट रिवर्स हुआ प्रोसेस, इसे बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, अब करीब करीब 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड कितना कैरी करता है, कितना डिलीवर करता है? 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर करता है एल्वियोलाई में। अब आता है रेगुलेशन ऑफ एल्वियोलाई कौन करता है? न्यूरल कंट्रोल होता है, और एक होता है केमिकल कंट्रोल। एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में कौन कौन आता है? लेस्पाइलेटली रिदम सेंटर RRM यानी RRC बोलते हैं, RRC। दूसरा जो न्यूरल कंट्रोल में आता है वो आता है न्यूमेटिक सेंटर, पीसी जिसे लोग बोलते हैं न्यूमेटिक सेंटर। ये किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? ब्रेन के हाइंड ब्रेन वाला जो पार्ट है उसके पॉन्स वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। कौन? पीसी। पर जो हमारा आरआरसी है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये जो प्रेजेंट रहता है ये प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। ये किसे कंट्रोल करता है? ये प्राइमरी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। मतलब कि नॉर्मल ब्लीडिंग मतलब इनहेलेशन 2 सेकंड में होने के लिए और एक्सहेलेशन 3 सेकंड में जो होता है नॉर्मली, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये एक रिदम बनाए रहता है कि 2 सेकंड में इनहेलेशन, 3 सेकंड में एक्सहेलेशन, ये जो रिदम है ये बनाए रहता है। पर जो न्यूमोटैक्सिस सेंटर है ये सेंसिटिव होता है PCO2 और H+ आयन के कंसंट्रेशन से। इससे क्या होता है कि अगर PCO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सिग्नल करता है आरआरसी को। क्यों? ताकि स्विच ऑफ कर दे इंस्पिरेशन। स्विच ऑफ इंस्पिरेशन से क्या होता है कि इंस्पिरेशन की रेट को घटा दे और एक्सपायरेशन की रेट को बढ़ा दे। मतलब PCO2 को बाहर निकालना है तो यानी PCO2 ज़्यादा होने तो मतलब CO2 की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और CO2 बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो क्या करेंगे? स्विच ऑफ रेस्पिरेशन यानी स्विच ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता कि इंस्पिरेशन तो पूरा ही बंद कर दे। इसका मतलब ये होता है कि इंस्पिरेशन तो घटाओ और एक्सपायरेशन तो बढ़ाओ, कि ऑक्सीजन कम ले लाओ पर CO2 तो बहुत ज़्यादा बाहर निकालो। ठीक है, अब आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो रहता है, केमिकल सेंसिटिव सेल रहते हैं। अब ये जो केमिकल सेंसिटिव सेल रहते हैं ये भी PCO2 और H+ की मात्रा से सेंसिटिव रहते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? कैलोटीन आर्टरी या आयोटा आर्च जो होता है, यानी आयोता जो रहता है हाथ का उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब कैलोटीन आर्टरी क्या है? कैलोटीन आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड यानी हाथ से लेके ब्रेन तक
ब्लड को डिलीवर करती है, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और किस में डिलीवर करती है, हमारे ब्रेन में। तो जो PCO2 अगर ज़्यादा हो जाता है, H+ ज़्यादा हो जाता है, तो ये कंट्रोल करते हैं, ये यानी ये सिग्नल करते हैं PC मतलब न्यूमेटिक सेंटर को, ताकि आप लेस्पाइलेटली रिदम सेंटर को सिग्नल करो और ज़्यादा। ठीक है, अब अंत का जो बस टॉपिक आता है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये बेसिकली इसमें पहला आता है अस्थमा, जिसे हम लोग बोलते हैं एज्मा, ज्यादा पढ़े लिखे बोलते हैं एज्मा, हम लोग तो अस्थमा ही सही, पर बोलना पड़ेगा एज्मा। ठीक है, ये एज्मा। अब इसे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में लिखा गया है, ये एक एलर्जी है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, ये डिफिकल्टी होती है ब्लीडिंग में, और इसमें क्या आती है, वीजिंग साउंड आती है, वीजिंग साउंड आती है। क्यों आती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है वॉल्स में, किसकी, ब्रोंकाई की, और ब्रोंक्यूल की सूजन आ जाती है। दूसरा आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, ये एक क्रोनिक डिजीज है, मतलब ये एक बार हो गई तो ठीक नहीं होती, लंबे चलते ही रहती है, लाइफ टाइम लंबे समय तक चलती है। इसमें क्या होता है, जो वॉल रहती है वो डैमेज हो जाती है, और जिसके कारण सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है एल्वियोलाई का। ठीक है, तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया मतलब जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका मेजर कॉज क्या बोलते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब। अब बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग ये सब से अलावा कई बार वैसे भी हो जाते हैं, तो मेन इसका कारण क्या है, बॉडी में ऐसा क्या हुआ, बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी हो गई, जिसके कारण एम्फाइसीमा हो जाता है। अब मोस्टली ये सिगरेट स्मोकर में क्यों दिखता है, क्योंकि उनमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी बहुत जल्दी से होती है। अब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होता है, इसमें क्या होता है, लंग्स जो रहते हैं वो कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। क्या होता है, कुछ बता देते इंडस्ट्रीज में, जैसे स्टोन को घिसने वाली, जो टाइल्स को घिसने वाली आती है, पत्थरों को घिसने वाली, या उन्हें तोड़ने वाली जो वो रहती है, वो जो उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। जैसे आपके घर में डस्ट यानी वो लगाएंगे टाइल्स, तो जब टाइल्स को काटते हैं तो वो धीरे धीरे मशीन के ब्लेड के पास पानी भी डालते रहते हैं। क्यों डालते रहते हैं, ब्लेड गरम ना हो इसलिए नहीं, जो काटते हैं ना तो उससे वो, उससे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, और वो धूल है ना नुकसानदायी रहती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जिसके कारण जब कटता है तो पार्टिकल पानी में फ्लैप हो जाते हैं, तो धूल नहीं उड़ती। ठीक है, तो जो इतनी डस्ट होती है कि जिसके कारण डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का अच्छे से काम नहीं कर पाता, और इससे धूल में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने के नाम से फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस हो जाता है मतलब फाइब्रस जो मसल्स है लंग्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फाइबरलेस मसल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, लंग जो रहता है वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड ये सब नहीं कर पाता, तो कि मसल्स एक्सपेंड करती है, फाइबरलेस टिश्यू एक्सपेंड नहीं करते, वो थोड़े से एक पर्टिकुलर शेप में ही रहते हैं। फाइबरलेस टिश्यू बढ़ जाने से सख्त हो जाता है मसल, इसीलिए बोला जाता है कि इंडस्ट्रीज वर्कर तो मास्क पहनना चाहिए। अब जो चौथा आता है डिजीज, वो होती है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होती है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब PO2 घटने से क्या होता है, PCO2 बढ़ जाता है। अब जैसे हम लोग हाइपोक्सिया हम लोग जनरली सुनते हैं हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, PO2 की मात्रा घट गई रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहरी गैस है वो नीचे ज़्यादा है, CO2 हल्की है तो वो ऊपर ज़्यादा है। तो क्या होता है कि PO2 की मात्रा ऊपर घट गई रहती है, तो बॉडी में भी उतनी ज़्यादा PO2 आती नहीं है, क्योंकि एल्वोलाई और बाहर के में कम डिफरेंस बचा। तो क्या होगा कि बॉडी में PO2 की मात्रा घट गई, तो PCO2 की मात्रा बढ़ गई। तो अब क्या करेंगे, RBC प्रोडक्शन बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर हो। अब ये किसके कारण होता है, और RBC का प्रोडक्शन किस कारण बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोपोइटिन हार्मोन, इलेक्ट्रोपोइटिन हार्मोन के कारण, जो सिक्रीट किया जाता है किडनी के द्वारा, किडनी के द्वारा। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर एंड होता है।
अब ये तो पहला था ह्यूमन फिजियोलॉजी के। इसी हफ्ते में करीब करीब सभी चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऐसी जो वो है वो पॉडकास्ट तरीके मिल जाएंगे।